Now we will discuss about the next one topic of chapter number 7, which is the return to a factor, or we can also call it the law of the variable portion, or we can also call it the law of the diminishing marginal product. This law is mainly related to the short time period. Okay, in the short time period, we know already very well that there is only the one factor which is fixed and one factor which is variable. And if a producer wants to increase the production, they can do it only with the help of the increasing in the units of the variable factor. तो वहां पर मेनली क्या आता है, देखो, एज पर दिस लॉ वी विल डिस्कस अबाउट इट कि जैसे जैसे हम एक फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट्स को बढ़ाते जाते हैं, तो ओवरऑल सेंस के अंदर जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्शन है, एज वेल एज जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्शन है, वो कैसे बिहेव करते हैं। ओके, कि नो डाउट जैसे जैसे हम फैक्टर वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाएंगे, जो फैक्टर्स के बीच का रेशो है वो चेंज होता जाएगा, एज वेल एज उसका प्रोडक्शन का तरीका भी चेंज होता जाएगा। ओके, सो हेयर वी जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द बिहेवियर ऑफ द टोटल प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे कि देखो, अगर एक फैक्टर है उसका इनपुट बढ़ाते जाएंगे और रेस्ट वन फैक्टर कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली जो हमारे फैक्टर्स हैं उसके बीच का रेशो चेंज हो जाएगा। जैसे कि दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड एंड लेबर। लैंड क्या है? एक फिक्स फैक्टर। लेबर क्या है? एक वेरिएबल फैक्टर। वी विल जस्ट डिस्कस दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज आपके पास एक ऐसी लैंड है जिसकी मेजरमेंट कितनी है? 2 हेक्टेयर। ओके, यू ग्रो टमेटोज ऑन इट। आप उसके ऊपर टमाटोज ग्रो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द 1 यूनिट ऑफ लेबर ओनली। तो आपका रेशो क्या हुआ? 1:2 लेबर और लैंड का। अब अगर आपने अपनी लेबर को बढ़ा दिया, 2 कर दिया, तो नया रेशो क्या बन गया? 2:2। तो मीन्स 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे पर यूनिट ऑफ लेबर क्या थी? पहले एक थी, एक लेबर काम कर रही थी, अब 2 हो गई, तो मीन्स 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पर यूनिट ऑफ लेबर, मीन्स 1 हेक्टेयर पे एक लेबर काम कर रही है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? प्रोपोर्शनेट में चेंज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली टोटल आउटपुट में भी चेंज आएगा। आपका आपने ज्यादा लेबर एम्प्लॉय की, तो अब आपकी फिक्स्ड पीस ऑफ लैंड के ऊपर आउटपुट भी बढ़ेगा, क्योंकि आपका लैंड फिक्स्ड है 2 हेक्टेयर। सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन देयर? इट विल इंक्रीज। इन दैट स्टेट व्हाट विल हैपन? अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? आप और इंक्रीज करेंगे। सो व्हाट विल हैपन दैट कि आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। हमारा आउटपुट क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। बट एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम भी आ जाएगा जिसपे आप क्या करेंगे? अगर आप और ज्यादा लेबर बढ़ाते जाएंगे, तो जो आपका आउटपुट बढ़ने की बजाय आपका आउटपुट कम होता जाएगा। ओके, तो वहां पर एक स्टेट आ जाएगी कि जो उस 2 हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी तक आप अपनी लेबर बढ़ाएंगे। ओके, वो आपको इंक्रीजिंग रेट पे आउटपुट देगा। बट अगर आप अपने फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी से ज्यादा लेबर बढ़ाएंगे, तो वो आपके आउटपुट को क्या करेगा? डाउन कर देगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द लॉ ऑफ diminishing return. Law of diminishing return, this is popularly known as the law of variable proportion or law of the diminishing return or the diminishing marginal product. It means कि जैसे जैसे हम एक फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को बढ़ाते जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो फैक्टर होता है टोटल प्रोडक्ट, वो इंक्रीजिंग रेट पे हमें प्रोडक्शन देता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है कि वो मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है कि वो डाउन जाने लग जाता है। और अगर हम इसकी बात मार्जिनल प्रोडक्ट की टर्म्स में करें, तो हम क्या कहेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब आप वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को बढ़ाते जाते हैं विद द फिक्स फैक्टर, तो जो
हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वेरिएबल फैक्टर का, इनिशियली वो राइज करेगा, फिर एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी वो बिल्कुल डिक्लाइन करने लग जाएगा, और मे बी एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसपे वो जीरो हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। और फिर वो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, अगर आप और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो मे बी नेगेटिव हो जाएगा। So the simple thing is there will be the four stages in the case of the law of variable proportion. Initially, the marginal product will increase, then marginal product will decrease, then marginal product will become zero, and maybe अगर आप उससे ज्यादा बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे तो आपका marginal product जो है वो negative हो जाएगा. So the law of the variable proportion or the law of the diminishing marginal product can be explained also with the help of a table as well as a diagram. The law of the variable proportion. अब देखो हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से कैसे स्टडी करेंगे और टेबल की हेल्प से. Initially here we can say the units of labor are given, कि जैसे जैसे हम अपनी प्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं यूनिट्स को बढ़ाते जा रहे हैं. यूनिट ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, दिस इज द फिक्स फैक्टर. लेबर में हमने क्या किया, हम बढ़ाते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज उस लैंड की, यूनिट ऑफ लैंड की मैक्सिमम कैपेसिटी है 6. ठीक है, 6 से अगर आप ज्यादा बढ़ाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इनिशियली पहले क्या हुआ, एक एक यूनिट यूज हो रही थी तो आपका टोटल प्रोडक्ट 2 आ रहा था, मार्जिनल भी 2. 1 से 2 का कॉम्बिनेशन किया, टोटल प्रोडक्ट बढ़ गया, 5 हो गया. कैसे बढ़ा, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ा, 2 से 3 हो गया. फिर आपने 1 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाया, टोटल प्रोडक्ट फिर इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ गया, 5 से 9. इट मीन्स 2 से पहले 2 का चेंज आया, फिर 3 का चेंज आया, और फिर 4 का चेंज आया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एमपी इंक्रीज कर रही है, मीन्स जो फैक्टर्स के रिटर्न आ रहे हैं वो इंक्रीजिंग रेट पे आ रहे हैं. ओके, अब क्या किया, 1:4 का रेशो कर दिया. अब यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हुआ बट डिक्रीजिंग रेट पे. 4 था ना पहले पिछली बार, फिर वो 3 हो गया. अब अगला कॉम्बिनेशन भी निकाला, वो 14 हो गया. अब वो और कम रेट से इंक्रीज हुआ. ठीक है, फिर 1:6 का कॉम्बिनेशन निकाला, वो 15 हो गया. अब वो और कम रेट से इंक्रीज हुआ. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, वो 4 के बाद 3 2 1 से इंक्रीज हुआ. तो ये क्या हो गया, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट. इट मींस डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर. अब उसके बाद उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी 6, फिर भी प्रोड्यूसर ने क्या किया, उस पर एक और लेबर लगा दी. अब एक और लेबर लगा दी तो क्योंकि उसका मैक्सिमम सिस्टम क्या है कि 15 से ज्यादा प्रोडक्शन आप उस पर नहीं कर सकते, तो उसकी प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया. अब यहाँ पे क्या हुआ, एमपी जो था वो 0 था, एमपी इज 0. तो 0 में हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न, हम कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हैं. अब प्रोड्यूसर ने क्या किया, उसके बाद फिर से और भी लगा दिया एक और लेबर. अब वो ज्यादा लेबर आ गई तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली डिस्टरबेंस क्रिएट कर देगा. जहां पर एक प्लेस पे 6 लोग मैक्सिमम काम कर सकते हैं, उस पे 7वां भी लगा दिया, कोई बात नहीं. बट अगर आप उससे भी ज्यादा उस पे लगाने की कोशिश करेंगे, वो टोटल प्रोडक्ट को रिड्यूस कर देगा, और मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा -1 हो गया, क्योंकि उसने बची हुई लेबर की भी एफिशिएंसी खत्म कर दी. तो यहाँ हम इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव एमपी, नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर. सो एज पर द लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शन, जैसे जैसे हम एक फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को बढ़ाते जाते हैं, तो अगर हम बात करें टोटल प्रोडक्ट की, सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट कैसे बिहेव करता है, द टोटल प्रोडक्ट विल बिहेव इन ए मैनर, इनिशियली इट विल इंक्रीजेज एट ए इंक्रीजिंग रेट, then it will be increasing at a decreasing rate, then it will become maximum, then it will become reduced. Okay, now if we will talk about the behavior of the marginal product, initially it will increases, then it will be decreases, then it will become negative. और इसमें ये 0 भी हो सकता है, then it's just start become negative. So this is the behavior of the return to a factor
when you are using the fixed factor and the more and more units of a variable factor. अब यहाँ पर हम इसे डायग्राम की फॉर्म में कैसे शो कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन सिंपली सी कि वी जस्ट हैव टू कोरिलेट बोथ ऑफ दीज डायग्राम्स। यहाँ पर क्या आएगा देखो, सबसे पहले अगर हम एमपी की बात करें, एमपी पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने के बाद वो जीरो पे आ गया और जीरो के बाद वो नेगेटिव भी जा रहा है। ठीक है, जब तक एमपी इंक्रीज होता है हमारी टीपी जो है एक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है इस तरीके से। जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊं, इंक्रीज इस तरीके से बढ़ेगी जब तक हमारी एनपी इंक्रीज हो रही है। जब हमारी एनपी डिक्रीज होने लगी हमारी टीपी ऐसे बढ़ेगी ऑपोजिशन में, कनकेव कन्वेक्सिटी। ओके, आफ्टर दैट अब हमारी टीपी यहाँ पर क्या हुई, इस जगह पे ये मैक्सिमम आ गई, इसके बाद इट विल स्टार्ट फॉलिंग। जब हमारा एमपी जो है वो जीरो हो जाएगा, एमपी जीरो है, यहाँ पर हमारी टीपी मैक्सिमम लेवल पे है, इसके बाद वो फॉल होना शुरू हो गई क्योंकि एमपी नेगेटिव हो गई, और इस स्टेट के अंदर वो क्या आ जाएगी, इट विल जस्ट मूव लाइक दिस। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल प्रोडक्ट and marginal product with the help of the diagram. The simple thing, you just have to identify that the TP and the MP is correlated with each other. आपको ये ध्यान देना है कि जब तक MP बढ़ रही है तब तक आपकी TP इस शेप में मूव कर रही है। जब आपकी MP बढ़ते हुए जीरो लेवल पे आ गई, आपकी TP यहाँ पर मैक्सिमम लेवल पे आ गई। ओके, जब आपकी MP नेगेटिव जाने लगी तो आपकी TP फॉल होना स्टार्ट हो गई। So this is the sense to represent the law of variable proportion, in which on the x-axis the units of the variable factor will be there, on y-axis the total product and the marginal product will be there. ये हमारी स्टेज 1 है क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर मिल रहे हैं। ये सेकंड स्टेज है जिसमें डिमिनिशिंग रिटर्न मिल रहे हैं। ये थर्ड स्टेज है जिसमें नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। How, as per the usage of the more and more units of a variable factor along with the fixed factor. Okay, so this was the mainly the law of variable proportion.